नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो आज प्रस्तुत है विमल मित्र द्वारा लिखित उपन्यास पटरानी का भाग 7। मैं भाग 7 आरंभ करूं उससे पहले आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, भाग 8 सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाग 7 में क्या हुआ था। भाग 7 में आपने सुना कि किस तरह मेम भाभी बहुत से रुपए कमाकर विदेश अपने भाई बहनों को भेजती रहती थीं और किस तरह भाई बहनों की ज़िंदगी बना दी थी उन्होंने। परंतु लेखक को ये भी पता चला कि ये उनकी एक तरह से स्वार्थपरता ही थी, क्योंकि वो सब से, यहाँ तक कि अपने से भी घृणा करती थी, क्योंकि वे लोग दरिद्र थे और उन्होंने अपने देश में ये बात फैला रखी थी कि अलकेश दा कॉटन प्रिंस हैं, जबकि वो बहुत ही साधारण परिवार से थे। लेकिन अपना मान बढ़ाए रखने के लिए उन्होंने सबसे झूठ कहा। और फिर लेखक की भाभी मेम भाभी के भाई से भी मुलाकात हुई और फिर जब वो अपनी कहानी लेखक को बता रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि अंत में मेरे जीवन में असली प्रिंस भी आया, पर मैं सचमुच की प्रिंसेस नहीं बन सकी। अब आगे मेम भाभी ने फिर सिगरेट पीना शुरू कर दिया। उसने कहा, एक पार्टी में मेरी फतेहगढ़ के बड़े महाराज से भेंट हुई। बड़े महाराज की सभी रानियां मर चुकी थीं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन रसिकता खत्म नहीं हुई थी। उनके पास अपार खजाना था। बड़ी जमींदारी, हाथी, घोड़े, ऊंट, लाव, लश्कर, पियादे, पालकी, ये सब जो कुछ तुम यहाँ देख रहे हो ना, सब उसी का है। कलकत्ते में वो पैसे उड़ाना आया था और वहीं उससे मेरी बातचीत हो गई। महाराज ने कहा, मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा। मेम भाभी ने कहा, कितने देंगे आप मुझे? सुल्तानगंज के छोटे कुमार मुझे 10,000 देते हैं कुल मिलाकर। बड़े महाराज ने कहा, मेरा तो सर्वस्व तुम ही हो, सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूँ। आधी रात को छोटे कुमार साहब के यहाँ से भागने का इंतज़ाम हुआ। आधी रात के वक्त एक गाड़ी वुड स्ट्रीट वाले मकान के सामने आकर खड़ी हुई। दरबान, खानसामा और आसपास के सभी लोगों को मोटी रकम बतौर घूस के दे दी गई। वे सब जवाब तलब के वक्त यही कहेंगे कि हमें पता नहीं, सभी नींद में सोए रहने का बहाना करेंगे। उस दिन चाय की दुकान के कोने में बैठकर जब मेम भाभी के भाई ने मेरी बातें सुनी तो वो स्तंभित रह गया था। बोला था, तो क्या मेरी दीदी की शादी प्रिंस से नहीं हुई थी? मैंने उत्तर में कहा था, नहीं। उसने पूछा था, तो फिर वो हर महीने हजारों पाउंड किस तरह भेजती हैं हमें? मैंने कहा, खुद नहीं पाती, खुद नहीं खाती, खुद की दवा पानी नहीं करवाती एवं अपने खून का पानी बनाकर तुम लोगों को रुपए भेजती रहती हैं। उसे और भी अचरज हुआ। बोला, लेकिन अब तो हमें रुपए भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। सभी भाइयों को नौकरी तो मिल चुकी है, सभी बहनों की शादी हो चुकी है, माँ मर चुकी हैं, पिताजी जेल में ही मर गए। मैंने तो एक बार ये बातें खत में उसे लिखी भी थीं। क्या वो पत्र से नहीं मिला? उस लड़के का चेहरा लाल और पसीना पसीना हो गया। उसने मुझसे पूछा, वो इतने रुपए कहाँ से लाती थी, आप बता सकते हैं? मैंने कहा, नहीं। उसने पूछा, अब कहाँ है वो, ये बता सकते हैं आप? मैंने अपने मन को कठोर बनाते हुए दृढ़ मन से जवाब दिया, मर चुकी है। सुनते ही उसका चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ गया। बोला, मर गई? कब? मैंने कहा, कल। कल का दृश्य मेरी आंखों में फिर से तैर उठा। मैं फ्री स्कूल स्ट्रीट के खंभे के पीछे छिपा हुआ था। मैंने देखा कि सुल्तानगंज के छोटे कुमार साहब की नई कार से मेम भाभी उतरी। मैंने गौर से देखा तो महसूस किया मानो उसके बदन का समूचा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। लंबा टाइट ट्राउज़र, सिल्क की ढीली शर्ट, गले पर खड़े किए हुए कॉलर। मेम भाभी खट खट सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, पर फिर भी ऐसा लगता था कि उसका पेट कई दिनों से भूखा है, आँखों में कई रातों की नींद भरी है और पैरों में बहुत लंबा सफ़र तय कर लेने पर थकावट भी है। शायद कमरे में जाते ही वो इस कीमती पोशाक को उतारकर मैला गाउन पहन लेगी और ये कपड़े, लत्ते, गहने, जूते वगैरह सभी चीज़ें वापस दुकान में लौटाएगी। तिस पर भी उस दिन की तरह 5.5 रुपया किराया उधार ही रह जाएगा। इधर डॉक्टर बैसाख कहेगा, लेकिन मिस स्मिथ, इसी तरह चला तो तुम अधिक दिन तक नहीं जियोगी। लेकिन यह भी एक प्रकार की मौत ही है, बल्कि इसे अकाल मृत्यु कहना ही अधिक उपयुक्त होगा।
मेम भाभी के भाई को पता नहीं क्या हो गया कि मेरी बात सुनकर वो क्षण भर चुप बैठा रहा। आंखों में घनी उदासी छा गई, मानो आंखों से अब तब में बरसात होने ही वाली हो। अचानक वो उठ खड़ा हुआ और छाती पर दोनों हाथों से क्रॉस का निशान बनाते हुए क्षण भर आंखें मूंदे रहा। उसके बाद पॉकेट से छोटी बाइबल निकालकर पढ़ने लगा। अपने शत्रुओं से भी प्यार करो और भलाई करो, बदले में कुछ भी पाने की आशा के बिना ही देते रहो, इसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। भगवान के सिवा और कौन है जो पापों को क्षमा कर सकता है। कॉलेज में इंटरमीडिएट पढ़ते समय हम लोगों को बाइबल पढ़नी पड़ी थी। आशुतोष कॉलेज के एक प्रोफेसर बाइबल पढ़ाया करते थे। उसे अगर अब तक पढ़ाया जाता तो शायद कुछ भी याद रहता, लेकिन आज कुछ भी याद नहीं है। और एक दिन ट्रेन में मैं कहीं जा रहा था, नहीं कहीं से आ रहा था, कि एक हमसफ़र पादरी ने मुझे बाइबल की एक प्रति भेंट की थी। मैं अन्य मनस्कता से बाइबल के पन्ने उलट रहा था। जहाँ पहली बार नज़र पड़ी वहाँ से पढ़ना शुरू किया तो मैं चकित रह गया, मानो मेरी बुद्धि शून्य हो गई हो। भला इसी लाइन पर नज़र पड़ना क्या ज़रूरी था? देखा कि लिखा हुआ था, अपने शत्रुओं से भी प्यार करो और भलाई करो, बदले में कुछ भी पाने की आशा के बिना ही देते रहो, इसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। भगवान के सिवा और कौन है जो पापों को क्षमा कर सकता है? बिना पैसों की मामूली सी एक बाइबल और साधारण सी कुछ लाइनें, पर इन्हें पढ़ने के साथ मुझे सब कुछ याद आ गया, सारी बातें। और साथ ही रोहिणी बाबू की बात भी याद आ गई। हमारे स्कूल के भूगोल के मास्टर महाशय रोहिणी बाबू ने एक दिन क्लास में पूछा था, अच्छा बताओ तो महाभारत का सबसे बड़ा चरित्र कौन है? पंचा ने कहा था अर्जुन सर, सुबोध ने कहा था भीम सर, फटिक ने कहा था कर्ण सर। क्लास के सभी लाइनों से घूमते घूमते आखिर यही प्रश्न मेरे सामने आकर ठहरा। मैं झटपट बोल उठा, युधिष्ठिर सर। शाबाश, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। क्लास भर के लड़कों में मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो गया था। मेरा ही उत्तर सही था और बाकी सबका गलत। पर आज इतने दिनों के बाद जब सोचता हूँ तो शर्म से सिर झुक जाता है। उस दिन का वो सही उत्तर मेरे अनजाने में कब गलत हो जाएगा ये मुझे कहाँ पता था। उस दिन बड़े गर्व से मैं सिर ऊंचा किए घर लौट आया था। वही गर्वपूर्ण मेरा सिर कभी शर्म से झुक भी जाएगा, क्या मुझे पता था? दुनिया में क्या ऊपरी सफलता ही महत्वपूर्ण है? अक्लांत निष्ठा आखिरी दम तक अगर सफलता की चरण न छू पाए तो क्या सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा? आज अगर मैं कहूँ कि मेम भाभी का जीवन ही सार्थक था और उसकी निष्ठा ही सफलतापूर्वक रही, तो क्या ये मेरी भूल होगी? सुल्तानगंज के कुमार साहब के वुड स्ट्रीट वाले फ्लैट से जब मेम भाभी भागी थी तो क्या वो भी एक उत्तरण था? उत्तरण की कोशिश करना भी एक प्रकार का उत्तरण ही है। अंधकार से प्रकाश की ओर उत्तरण, साधारण से असाधारण की ओर उत्तरण और जीवन से जीवनातीत की ओर, 10,000 से 20,000 की ओर। फतेहगढ़ के बड़े महाराज राठौर वंश के कुलदीपक हैं। उन्हें रुपयों का कोई अभाव नहीं है। उनके यहाँ बड़ी रानी का पद खाली पड़ा था। फिर भला 20,000 क्या चीज़ थे? समूचा राज्य देने में भी उन्हें कौन रोकने वाला था? जब होटल के खाने वाले कमरे में उनकी मुलाकात मेम भाभी से हुई थी तो उन्होंने अपने ऐश्वर्य एवं वंश गौरव की फहरिस्त भी दे दी थी उनको और अपना गुणगान सविस्तार बखान किया था। वे बोले थे, 7 बार मैं टिकार्लो जा चुका हूँ, 13 बार मेरे घोड़े ने डर्बी जीती है। एक टेबल पर बैठकर एक बार में 17 बोतलें विस्की पी सकता हूँ। फिर बोले, तुम्हें पता है हैदराबाद के निज़ाम के पश्चात इतना रेवेन्यू और कोई भी नेटिव प्रिंस दिल्ली दरबार में नहीं भेजता। वहाँ के लोग कहते हैं बड़े महाराज दौलतमंद होने के साथ साथ दिलदार व्यक्ति हैं। दौलत तो बहुतों के पास होती है, लेकिन दिलदार होना बहुत मुश्किल है। बाजार में कार का नया मॉडल आते ही उनके मन से पुरानी कार बिल्कुल उतर जाती है। अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए उन्होंने स्टेट में बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत से राजप्रासाद, हवा महल एवं शीश महल आदि बदले हैं। सिर्फ किसी बात की कमी है तो एक रानी की। सर्वप्रथम फतेहगढ़ में चौहान वंश की लड़की राजवधु बनकर आई थी। फिर चौहान वंश की ही नहीं, 3 और खानदानी वंश की लड़कियां भी इस रईस व्यक्ति की अंकशाइनी होने को आई थीं, पर कोई टिकी नहीं। बच्चा होने के समय सभी मर गईं। उसके बाद महाराज ने फिर शादी नहीं की।
बाद में जो नारियां इनके संपर्क में आईं वे इस देश की नहीं थीं। कोई जर्मन थी तो कोई इटालियन या फिर कोई यहूदी थी। उनमें से कोई भी नहीं टिकी। यद्यपि राजवधु बनने का सौभाग्य उनमें से किसी को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके लिए अलग राजप्रासाद थे, उनके लिए अलग लाव लश्कर, खानसामा, बावर्ची, बॉय, बैरा वगैरह सभी थे। महाराज की जब जहाँ खुशी होती जाते और रात बिता कर आते, लेकिन फिर भी वे उनका मन नहीं जीत सकी। उनमें से कोई भी महाराजा से संतुष्ट नहीं हुई और एक एक करके सभी चली गई, लेकिन जाते जाते वे मोटी रकम एवं जवाहरात भी अपने साथ लेती गईं। और अब मेम भाभी की बारी आई थी। महाराज ने पूछा, तुम्हें इंडिया आए कितने दिन हुए हैं? उस वक्त तक मेम भाभी सुल्तानगंज के छोटे कुमार साहब के रुपयों के बल पर इस देश के बहुत से हालचाल सीख चुकी थी, इसलिए बोली, सिर्फ 3 महीने। सिर्फ 3 महीने? तब तो बिल्कुल ताज़ा चीज़ है। विलायत का एकदम नया ताज़ा आयात भी उसे कहा जा सकता है। बड़े महाराज उसका उत्तर सुनकर बड़े खुश हुए, क्योंकि उनके मन एवं नज़र दोनों की पसंद के मुताबिक वो फिट थी। वे बोले, मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा, अपनी स्टेट की रानी साहिबा। तुम्हारे नाम से एक स्टेट भी लिख दूंगा, उसके समस्त अधिकार तुम्हारे ही होंगे। मेम भाभी ने कहा, लेकिन मुझे खास रानी बनाना पड़ेगा, याद रहे। बड़े महाराजा ने कहा था, हाँ हाँ, खास रानी ही बनाऊंगा। पुरोहित बुलाकर मंत्र पढ़वाकर यथा रीति तुम्हें अपनी जात में मिलाऊंगा। और क्या चाहिए? मेम भाभी ने कहा, एक और बात है। बड़े महाराज बोले, क्या? मेरी जितनी इच्छा होगी उतने ही रुपए मैं अपने देश भेजूंगी, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकेगा। खैर, उसमें बड़े महाराज को कोई आपत्ति नहीं थी। वे दौलतमंद आदमी थे, दौलत के बारे में कंजूसी भी नहीं करते थे। मेम भाभी का वहाँ पर पक्का पुख्ता इंतज़ाम हो गया और फिर वुड स्ट्रीट के फ्लैट से मेम भाभी गायब हो गई। सुल्तानगंज के छोटे कुमार साहब के साथ इस तरह की 3 घटनाएं घट चुकी थीं। मेम भाभी वाली घटना को लेकर उन्होंने अधिक दिमाग नहीं खपाया और उसके बाद से मेम भाभी इस आबू पहाड़ पर है। उस दिन मेम भाभी की गाड़ी ने मुझे ठीक वक्त पर महाराज के हवा महल में उतार दिया था। दोपहर को पगड़ी वाला वही राजपूत हवा महल में आया और मुझे सलाम करके मेरे पास खड़ा रहा। बोला, हुजराइन साहिबा को मैंने आपकी इत्तला कर दी है। आबू पहाड़ पर आने के अगले मुहूर्त से हुजराइन द्वारा अतिथि सत्कार के बहुत से उदाहरण पा चुका हूँ। चारों ओर ठंडा वातावरण था। नक्की लेक और टोक रॉक को छोड़कर सनसेट पॉइंट की तरफ जाने वाले मार्ग के इधर ही हवा महल में मेरे रहने की व्यवस्था की गई थी। रास्ते के उस पार कुछ आगे जाकर हुजराइन का प्रासाद है। महाराज की उम्र पकने लगी है, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हुजराइन की भी उम्र कम नहीं है। लाव लश्कर, पैदल, प्यादे, बरकंदाज, चपरासी, खानसामा, बैरा, बावर्ची, आया, पालकी, घोड़ा, ऊंट आदि सब उनके साथ आए हैं, क्योंकि उन सब के आए बिना रानी साहिबा की इज्जत में बट्टा लग जाता है और बड़े महाराज के सम्मान पर ठेस पहुंचती है। मेरे यहाँ आने के बाद से ही बार बार खाने का सामान आ रहा था। कभी जलेबी, लड्डू, पेड़ा, पूरी, मिठाई, तो कभी मांस, मछली, पुलाव, करी वगैरह। नहाने और मुंह हाथ धोने के लिए गर्म पानी लाया गया था। मेहमान नवाजी में किसी बात की कोई कसर नहीं रखी गई थी। साथ एक पत्र आया था। मैंने पूछा, हुजराइन इस वक्त क्या कर रही हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, अभी हुजराइन का गुस्ल हुआ है, अभी तो बदन की मालिश वालिश होगी, उसके बाद पोशाक पहनाई जाएगी। मैंने पूछा, बड़े महाराज नहीं आएंगे? वो व्यक्ति इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सका। मकान के बाहर गाड़ी खड़ी थी। मैं उसी में बैठकर मेम भाभी के मकान में जा पहुंचा। सामने खड़े भरी बंदूक कंधे पर रखे एवं बेल्ट कसे एक संतरी ने आकर मुझे सलाम किया और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। कड़कड़ाहट की आवाज़ करता लोहे का गेट भी खोल दिया। अंदर शुरू से आखिर तक कारपेट बिछा हुआ था। काठ की सीढ़ियों से होता हुआ मैं ऊपर पहुंचा। चारों ओर बाघ एवं हाथियों के कंकाल बंधे हुए थे। तो क्या बड़े महाराज को शिकार का भी शौक है? सिर्फ शिकार का ही नहीं, बल्कि उन्हें शराब का भी बहुत शौक है। राजपूताना की मरुभूमि में अगर उनको वो न मिले तो उनका बदन सूख जाता है। उन्हें फूलों और पक्षियों का भी बहुत शौक है और जीवित चिड़िया और कबूतर पालने का भी। पर उन्हें लड़कियों का शौक है कि नहीं, इसका सबूत अभी तक मुझे नहीं मिला था।
कमरों के बाद कमरे, इस महल को पार करके उस महल में गया। ऐश्वर्य और आडंबर में होड़ सी लगी हुई थी। चारों ओर बड़े बड़े आईने लगे थे जिससे शीश महल का भ्रम होता था। कमरे के बीच में खड़ा होने से हजारों कोनों से हजारों चेहरे दिखाई पड़ते थे। बड़े महाराज समूचे कपड़े खुलवाकर यहाँ नर्तकियों का नाच देखा करते थे। मैं आश्चर्यचकित होकर चारों तरफ देख रहा था। यहाँ पर मेम भाभी के लिए अपने फ्री स्कूल स्ट्रीट के टूटे फ्लैट की याद करना भी अपराध है। पता नहीं कहाँ से गाने की क्षीण आवाज़ आ रही थी। ऐसा लगता था मानो मैं किसी स्वप्न प्रदेश में चला आया हूँ। हुजूराइन ने स्वयं पसंद करके खुद की देखरेख में ये मकान बनवाया है। यहाँ जितना कुछ है सब हुजूराइन का है। बड़े महाराज ने फतेहगढ़ में हुजूराइन के लिए एक बहुत बड़ा प्रासाद बनवा दिया था। उसके चारों तरफ 1 मील की लंबाई में लेक बनवाई थी। बगल में ही पहाड़ थे। पहाड़ पर स्थित हर एक पेड़ पर बिजली का बल्ब लगा था। वहीं पर हुजूराइन के लिए गिरजाघर से घंटे बजाए जाते थे और घंटे की वो ध्वनि लेक के पानी की तरंगों से होती हुई हुजूराइन के प्रसाद तक पहुंच जाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है वो व्यक्ति मुझे एक कमरे में बैठा कर खुद कहीं गायब हो गया है। बहुत देर बाद मेम भाभी आई, पर वो चेहरा देखकर मानो मैं पहचान नहीं पाया। आबू रोड के स्टेशन पर भी सलमे सितारे जड़ित घूंघट निकाले एक मूर्ति देखी थी, पर ये तो उससे भी अधिक हसीन थी। मेम भाभी की मूंग उम्र मानो पहले से भी कम लगने लगी। बदन पर मांस की परतें चढ़ गई थीं। गाल पहले से भी अधिक फूल गए थे। आंखें और अधिक कटीली हो गई थीं। पलक पंखुड़ियाँ और भी रंगीन तथा नाजुक लग रही थीं। पैरों में सुनहरी जरी के काम की चप्पल, देह पर रुपहली जाली की चुनरी, कानों में हीरे के झुमके तथा गले में मोतियों की माला। इन सब के अलावा मांग में सिंदूर भी था। अवसर मिलते ही मैंने मेम भाभी से पूछा था, क्यों, अब तो सचमुच रानी बन गई हो ना मेम भाभी? मैंने सोचा था कि जिस संकुचित एवं घृणित जीवन के वातावरण से मुक्ति पाने की मेम भाभी की जिंदगी भर से चाहत रही है, आज वो सार्थक रूप ग्रहण कर चुकी है। बहुत वर्षों से स्वयं से युद्ध करते करते मानो अब वो सुखी हुई है और खुद को प्रेम में देखना सीख लिया है। आज वो रानी बन गई है, प्रिंसेस बन गई है, रानी साहिबा हो गई है। मेम भाभी की आया एक ट्रे में गिलास, पैग, बोतल और सिगरेट माचिस रख गई। मेम भाभी ने हाथ के इशारे से उसको जाने को कहा और पाइप में एक सिगरेट लगाकर सुलगाई। मैंने दोबारा पूछा, अब तो तुम सुखी हो ना मेम भाभी? मेम भाभी ने मेरी बातों को अनसुनी कर दिया और अपनी धुन में गिलास में से एक घूंट भरा। मैंने महसूस किया कि इतने दिनों से शांति के गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर मेम भाभी ने अब अपने को सफल बनाया है, क्योंकि सफलता की निशानी उसके बदन के पोर पोर से झलक रही है। अब वो अधिक सुंदर और गोरी लग रही थी। मेम भाभी की अब सुबह से लेकर रात तक पुरुषों के लालच में खुद को पददलित नहीं करना पड़ता। अब तो उसे निर्बाध सुकून मिल रहा था। नींद टूटते न टूटते उसके अगल बगल कई नौकरानियां आती और आकर उसके हुक्म का इंतज़ार करती। रानी साहिबा के मोटर तक पहुंचने के रास्ते में मिलने वाले सब पथचारी माथा जमीन से टेक कर उसे अभिवादन करते और उसके दीर्घ जीवन की कामना करते। बड़े महाराज ने रानी साहिबा को खुश करने की गरज से फ्रांस से फर्नीचर और उनकी कलाई की शोभा के लिए स्विट्जरलैंड से घड़ी मंगवाई थी। इंग्लैंड की बॉन्ड स्ट्रीट से गाउन तैयार होकर आते थे। गरज ये कि ऐशो आराम और ऐश्वर्य में कुछ भी बाकी नहीं रहा। रानी साहिबा के हाथी ने उनके कदमों से सूर छुआकर सलाम करना सीख लिया था। रानी साहिबा के घोड़े ने कलकत्ते की घुड़दौड़ में बाजी जीती थी। संसारी मनुष्य को भला और क्या चाहिए? मेम भाभी ने मुझसे बहुत सी बातें पूछी। शादी हुई या नहीं, कलकत्ते के क्या हालचाल हैं, मैं नौकरी कहाँ करता हूँ, माँ, पिताजी, ताऊजी आदि सबके समाचार भी उसने पूछे। मैंने पूछा, इस तरह की पोशाक पहनने में तुम्हें तकलीफ नहीं होती? फिर पूछा, हाँ, तो इतने दिनों बाद तुम सचमुच की रानी साहिबा बन गई हो। रानी साहिबा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे क्या पता था कि मेम भाभी अभी तक रानी साहिबा नहीं बन सकी हैं।
फतेहगढ़ के नए प्रासाद से दूर से ही लेक के किनारे वाला गिरजा दिखाई पड़ता है। इस प्रासाद में और भी बहुत नारियों ने आश्रय लिया था। विविध प्रकार की गुड़ियों से बड़े महाराज ने अपना शौक पूरा किया था। जिधर नजर जाती उधर ही रानी साहिबा की स्टेट दिखाई पड़ती थी। स्टेट के दलील दस्तावेज भी तैयार हो चुके थे। राज्य की प्रजा समझती थी कि इस बार जो आई है वही उनकी भावी रानी है, भावी रानी साहिबा। छोटी नहीं, पट रानी, उन लोगों पर हुकूमत करने वाली मालकिन, उनकी हुजूराइन। बड़े महाराज नई कार चलाकर बिल्कुल भीतरी बालकनी के नीचे उतरते। आज ही सारी बातें पक्की होने की बात है। मेम भाभी पूछती, महाराज साहब तारीख पक्की हो गई है क्या? बड़े महाराज जवाब देते, थोड़ा सा बखेड़ा हो गया है। कैसा बखेड़ा? स्टेट के पुरोहित का बड़ा लड़का अचानक मर गया है। अभी वे शोक में हैं। तुम्हें कुछ दिन तक सब्र करना पड़ेगा। ये तो हुआ एक बहाना, पर ऐसे ऐसे बहुत से बखेड़े आए और चले गए, पर शादी किसी तरह भी ना हो सकी। महाराज कहते, तुम इतनी उतावली क्यों होती हो? विस्की का नया चालान आया है, खोलूं? सिर्फ विस्की ही नहीं, नए गहने, नई कार, नया गाउन आदि भी आते। इन्हीं सब में देर हो जाती और असली बात उठती ही नहीं। कार में बैठकर दोनों घूमने निकलते। लेक के पार पहाड़ पर से होती हुई स्टेट की सीमा को छू कर गुजरती हुई कार से सूर्यास्त देखते देखते अचानक मेम भाभी के कानों में गिरजा के घंटों की ध्वनि पड़ती। बहुत दूर से वे शब्द तैर कर आते और बहुत दिनों पहले की बातें याद दिलाते। गिरजाघर में पहले भी कई बार उसने उत्सुकता भरी नज़रों से मदर मेरी की मूर्ति को निहारा है, लेकिन मूर्ति में किसी तरह का भाव परिवर्तन नहीं हुआ। गिरजाघर की मूर्ति उसे साधारण मूर्ति से अधिक कुछ नहीं लगी, पर अब ऐसा क्यों लगता है? बड़े महाराज के रुपए आजकल उसके दिल पर आघात क्यों करते हैं? देश से पत्र आता, मेटिल्ड की शादी हो गई है, वे लोग बहुत सुखी हैं। लिस्टर स्क्वायर में नई बिल्डिंग में रहना शुरू कर दिया है उन लोगों ने, और अब नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की है। मार्गी एक कर्नल से शादी करके सुखी है। केटी की शादी भी एक डॉक्टर से हो गई है। वे सब न्यू जर्सी में हैं। मिनी को वायलिन बजाने में सर्टिफिकेट मिला है। अब वो एक इंजीनियर के साथ इंगेज्ड हो चुकी है। उसकी शादी भी इसी जून में होने वाली है। वो अपनी दीदी से कीमती उपहार की उम्मीद करती है। विली डॉक्टर बन गया है, आर्मी में भर्ती होकर इंडिया आएगा। और हेनरी, वो बचपन से ही बहुत शैतान था, पर अंत में वो भी नेवी में फर्स्ट लेफ्टिनेंट हो ही गया। अब क्या बाकी रहा? मेम भाभी ने और क्या चाहा था? उसने जो कुछ चाहा था सब कुछ पाया है। सब सपने पूरे हो गए, पर मेम भाभी, वो खुद अपनी बात सोचना शुरू करते ही अचानक बाधा पड़ी। टन टन करके घंटे की ध्वनि शुरू हो गई। ये संगीत कानों में पड़ते ही मन इतना अस्त व्यस्त क्यों हो जाता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। सब कुछ तितर बितर हो जाता। ये स्टेट, ये बड़े महाराज, हाथी, घोड़े, ऊंट, रेस की घोड़ी, जितनी जायदाद है सब तुच्छ हो जाते। मेम भाभी ने कहा, राजा साहब, तुमने अपनी बात नहीं रखी। कौन सी बात? और वो बात याद करते करते बड़े महाराज विभ्रांत हो जाते। कौन सी बात नहीं रखी उन्होंने? इंग्लिश वाली ने रेस की घोड़ी मांगी थी, वो दी है उन्होंने। उसने खुद की स्टेट चाही, वो भी उससे मिल गई। गाड़ी की मांग की तो वो भी उसे दी गई। रुपया से जो भी खरीदा जा सकता है वे सब इच्छाएं पूरी करूँगा। घूमने जाना चाहो तो वो भी मंजूर है। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, मोंटे कार्लो, जहाँ चाहो चलो ना। पर रानी साहिबा की गद्दी, वो भी मिलेगी। 2 दिन सब्र करो। रानी साहिबा बनने की भी एक पद्धति है, उसकी भी एक रीति है। यूं ही रानी साहिबा नहीं बना जाता। चारों ओर नाते रिश्तेदारों को निमंत्रण देना पड़ेगा। नाच गाना होगा, हवन होगा, दान ध्यान होगा। भिखारी भिखारिनों को भोजन दिया जाएगा। महल के भीतर बाहर उत्सव जश्न मनाया जाएगा। इतना सब क्या एक दिन में हो जाएगा? ये सब पूरा 1 महीने तक चलेगा। रेजिडेंट साहब आएंगे, लालजी साहब, लालजी बाई साहिबा, पेशवान जी भी आएंगे। कोई भी बाकी नहीं रहेगा। ये इतना सरल काम तो है नहीं।
और धीरे धीरे उसका लेखा जोखा भी होने लगा। इंग्लिश वाली के लिए रुपयों का झरना बह निकला। बड़े महाराज ने कड़ा आदेश दे दिया था कि इंग्लिश वाली की कोई भी स्लिप मिले तो उसमें उसकी जैसी भी इच्छा लिखी हो वो पूरी की जाए। अगर उसकी मांग यहाँ न मिले तो बम्बई ऑर्डर भेजो, बम्बई में भी ना मिले तो कलकत्ते ऑर्डर भेजो, और अगर इंडिया में भी ना मिले तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी से मंगवाओ, तमाम दुनिया में ढूंढो। पर अचानक सब गड़बड़ हो गया। इंडियन डोमिनियन से मंत्री सरदार जी की एक सील लगी चिट्ठी एक दिन सुबह सुबह हाजिर हुई। उसके बाद से कानाफूसी और फुसफुसाहट शुरू हो गई। चारों ओर नीरवता सी छा गई। किसी ने कहा, नेहरू महाराज जी की गद्दी छिनवा लेंगे। सुना है दिल्ली में बादशाही शुरू हो गई है, बादशाही फौज आ पहुंची है। शहर भर में लोगों की जुबान पर यही एक बात थी। कोतवाली में महाराज का फौजी सिपाही बंदूक लिए पहरा देता रहता था। उत्सुक जनता के सामने इकट्ठे होते ही कहता, भागो, भाग जाओ यहाँ से। अचानक अपने देश लौटने से पहले विली राजपूताना के इस शहर में आ पहुंचा। मेजर विलियम कार्लाइल स्मिथ, हिज मैजेस्टीज फोर्स की 5th ब्रिगेड का डॉक्टर, कई हाथों से होती हुई और अनेक देशों के डाकघरों से ठोकर खाती हुई मेम भाभी की एक चिट्ठी उसके हाथ लगी थी। चिट्ठी ऐसे समय में उसके पास पहुंची थी जब उसका अपने देश लौट जाने का समय हो गया था। देश लौटने से पहले वो एक बार अपनी बहन से मुलाकात करने आया। मेम भाभी ने पूछा, तू कहाँ ठहरा है विली? रेस्ट हाउस में। मेम भाभी ने कहा, रेस्ट हाउस में क्यों? तुम्हें मेरे महल में रहना पड़ेगा। विली ने कहा, पर मैं तो आज ही दिल्ली लौट जाऊंगा, वहाँ से हेडक्वार्टर का आदेश मिलते ही देश रवाना हो जाऊंगा। अचानक मेम भाभी को पता नहीं क्या हुआ, बोली, तेरे साथ मैं भी चलूंगी। विली चकित रह गया, बोला, क्या मतलब? कहाँ जाओगी तुम? मेम भाभी ने कहा, अपने देश। ये क्या, बड़े महाराज से परमिशन नहीं लोगी? मेम भाभी ने कहा, मैं किसी की बांदी नहीं हूँ कि मुझे किसी से परमिशन लेनी पड़े। तू मेरे पासपोर्ट का इंतज़ाम कर दे, मैं माउंट आबू में रहूँगी, वहाँ से जाऊँगी तो किसी को शक भी नहीं होगा। विली उसी दिन चला गया, लेकिन दूसरे दिन से पता नहीं क्यों इंग्लिश वाली के प्रसाद के इर्द गिर्द फौजी सिपाहियों का घूमना शुरू हो गया। मेम भाभी ने बड़े महाराज के खास दफ्तर में चिट्ठी भेजी, पर वहाँ से कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आया। मेम भाभी ने खास मुंशी को बड़े महाराज के पास भी भेजा, पर उसकी महाराज से भेंट नहीं हुई। उसने कहा, बड़े महाराज बहुत परेशान हैं। स्टेट के भविष्य के संबंध में उन्हें पटेल जी के साथ कई बार मुलाकात करनी पड़ी है, पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। बड़े महाराज की तबीयत, मिजाज, दिमाग इस वक्त एकदम बिगड़े हुए हैं, अतः मुलाकात नहीं हो सकी। भेंट ना हो सकी तो ना सही, पर हुक्म तो हो गया कि इंग्लिश वाली माउंट आबू के पैलेस घूमने के लिए जाएगी। वहाँ जाने के लिए लाव लश्कर, सिपाही प्यादे, संतरी, घोड़े, ऊँट, बिल्ली, काका, तुआ, हाथी आया, बावर्ची, खानसामा, विस्की, सोडा सब तैयार कर दिया जाए। और इसी माउंट आबू में मेम भाभी से मेरी मुलाकात हुई। तो अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी द्वारा लिखित उपन्यास पटरानी का भाग 8। अब दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, कल मैं इसका आखिरी भाग यानी कि उपन्यास समाप्त हो जाएगा, इस भाग के बाद भाग 9 लेकर आप सबके सामने उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।